जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है ये रहेगा मोहम्मद गजनवी के बारे में। अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो बड़ा ही मेजर टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अब बात की जाए जो एनटीपीसी के एग्जाम चले हुए हैं उनमें भी एक एग्जाम ये टॉपिक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके लास्ट क्लास में हमने अरबों के आगमन को पढ़ा था। आज इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फटाफट से इस टॉपिक को शेयर कर दीजिए, जो लाइव एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा वही जहां से हम स्टार्ट करते हैं, पहला तुर्की हमला। क्वेश्चन कहां से बनेगा? पहला तुर्की हमला या गजनी वंश, या इसकी बात करें हम गजनी वंश। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो क्या है एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। तो बात की जाए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे गजनी वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे गजनी वंश की। तो मैं क्लास ले रहा हूँ, सर को बोल दो मैंने लाइव क्लास ला के, हाँ क्लास ला के बोल देंगे। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और बात की जाए यहाँ पे गजनी वंश के बारे में। तो गजनी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जी अल्पतगीन। कौन थे गजनी वंश के संस्थापक? अल्पतगीन थे। जो ये क्या है गजनी वंश के संस्थापक हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गजनी वंश के संस्थापक कौन है? तो गजनी वंश के जो संस्थापक हैं वो है जी अल्पतगीन। उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं तो बात की जाए किसकी? अल्पतगीन के बाद जो शासक आया वो था पिराई। कौन था? पिराई नामक एक शासक आया कहां पे? गजनी वंश पे। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो एक शासक आता है जी कौन? सुबतगीन। कौन आता है? एक शासक आता है सुबतगीन। तो सुबतगीन शासक बनता है और ये पहली बार क्या करेगा? भारत पर तुर्की हमलों की शुरुआत करेगा। ये सुबतगीन भारत पे क्या करेगा? हमले करेगा। और हमलों की अगर बात की जाए तो हमला कब? 986 से 987। कब? पहला हमला कब किया सुबतगीन ने? सुबतगीन ने पहला हमला किया 986-87 में और उसके बाद कंटिन्यू ये हमले करता है कब तक? 997 तक। 900 क्या किया? 97 तक, यानी कि 997 एडी के अंदर क्या करता है? ये दूसरी बार अटैक करता है। तो अब 986 और 987 से लेकर 97 तक इसने क्या किया? भारत पे कुल 3 हमले किए। क्या किए? भारत पर 3 हमले किए। और तुर्की हमलों की अगर बात करें हम, तुर्की हमले करने वाला कौन था? वो था सुबतगीन। अब अल्पतगीन और सुबतगीन की अगर बात की जाए तो सुबतगीन कौन था? अल्पतगीन का दामाद था जी। कौन था? इसका ये दामाद था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुबतगीन कौन था? तो सुबतगीन की अगर बात की जाए ये था जी अल्पतगीन।
तो अल्पदिन की यहाँ पे बात की जाए, अल्पदिन कौन था? गजनी वंश का संस्थापक था। उसके बाद पिराई और पिराई के बाद सुबुद्धीन शासक बनता है, जो अल्पदिन का दामाद था। 986 से लेकर 997 ईस्वी तक भारत पे क्या करता है? ये 3 हमले करता है, और तीनों के 3 हमले कहाँ पे करता है? ये करता है पंजाब पर। कहाँ पे करता है? पंजाब पे करता है। और पंजाब का जो शासक है वो कौन है जी? वो है जयपाल। पंजाब के अगर शासक की बात की जाए तो पंजाब का जो शासक है वो कौन है? वो है जयपाल। और जयपाल पर अटैक किया कब? 87 से लेकर 997 तक किसने? सुबुद्धीन ने। और इस युद्धों के अंदर, इन हमलों के अंदर जो जयपाल होता है ये हर बार क्या होता है जी? हार जाता है। और बदले में इसको क्या करनी पड़ती है? सुबुद्धीन के साथ एक संधि करनी पड़ती है। और इस संधि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कुछ पैसे देता है, और पैसे देकर अपनी जान बचाता है। किससे? सुबुद्धीन से। टाइम देख लीजिए, 87 की से की बात करें, 997 तक की बात करें। लेकिन अब बात की जाए किसकी? सुबुद्धीन की। इसकी बात करें हम, सुबुद्धीन की क्या हो जाती है जी? इसकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु कब होती है? 997 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई जी? 997 ईस्वी में क्या होती है? सुबुद्धीन की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही सुबुद्धीन की मृत्यु होती है तो सुबुद्धीन के बाद गजनी वंश का अगला शासक कौन बनता है? किसकी बात करें हम यहाँ पे? गजनी वंश के अगले शासक की। तो गजनी वंश का अगला शासक कौन होता है? अगर इसकी बात की जाए तो जो गजनी वंश का अगला शासक है वो सुबुद्धीन का पुत्र और महमूद गजनवी का क्या है? छोटा भाई है। क्या कौन है ये? सुबुद्धीन का तो पुत्र है, और महमूद गजनवी का क्या है? ये छोटा भाई है। नाम क्या है? इस्माइल। क्या है? इस्माइल। क्या नाम है जी? इस्माइल इसका नाम है। ये बनता है शासक किसका? गजनी वंश का। क्यों? क्योंकि बात की जाए सुबुद्धीन की और महमूद गजनवी की, इनकी दोनों की क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। कब? 1994 के अंदर। अब इनकी अनबन हो जाती है तो सुबुद्धीन क्या करता है? इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, और 997 ईस्वी के अंदर क्या हो जाता है जी? इस्माइल की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु हो चुकी है किसकी? सुबुद्धीन की, और नया शासक बन चुका है कौन? इस्माइल। अब अगली बात करें हम अगले ही साल कब की? 998 ईस्वी की। किसकी बात करें हम? 998 ईस्वी की बात करें। जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी क्या करता है? अपने भाई इस्माइल खान को पराजित करता है, युद्ध में इसको हराता है, इसकी हत्या करता है, और ये क्या करता है? गजनी वंश का अगला शासक बनता है। अब महमूद गजनवी यहाँ पे क्या बना जी? शासक बन जाता है। महमूद गजनवी क्या बना? यहाँ पे शासक बना जी। किसका? गजनी वंश का। गजनी वंश का पहला शासक अल्पदिन, दूसरा पिराई, तीसरा सुबुद्धीन, चौथा इस्माइल, और पांचवा कौन? महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी था ये गजनी वंश का 5वां शासक था। कब बनता है? 998 ईस्वी में बनता है। और कब तक रहेगा? ये रहेगा जी 1030 ईस्वी तक। कब तक रहता है? 1030 ईस्वी तक क्या रहता है? ये शासक रहता है। और बात की जाए 1000 से लेकर, कब से? 1000 से लेकर 1027 तक भारत पे क्या करता है? अटैक करता है। क्या करता है? 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर टोटल 17 हमले करता है। क्या करता है? भारत पर
कुल 17 हमले करता है। कब से कब? 1000 से लेकर 1027 तक इसने कितने हमले कर दिए? 17 हमले कर दिए जी। कहां पर? भारत के अंदर। और अब बात की जाए 17 के 17 हमले तो हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट हमले हैं इसके, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से ध्यान दे लीजिए कि कौन कौन से इसके वो इंपॉर्टेंट हमले हैं। उन इंपॉर्टेंट हमलों को क्या करेंगे हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फटाफट से जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, रफ कर रहे हैं इसके ऊपर। फटाफट से नोट हो गए सबके? चलो कोई बात नहीं, अगर किसी के नोट ना हुए हो तो वीडियो को रोक के नोट कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट हमलों की। किनकी बात करेंगे हम? इंपॉर्टेंट इसके हमले पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देखते हैं हम कि कौन कौन से हैं जो इसके इंपॉर्टेंट हमले हैं। एक हमला है जी इसका कौन सा? 1000 ईस्वी का। हमले की अगर बात की जाए, अगर हम इस पे चर्चा करें तो जो सिंधु नदी है, कौन सी? जो सिंधु नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी के क्या आसपास का जो क्षेत्र है उस पे अटैक करता है कौन? महमूद गजनवी। भारत में महमूद गजनवी का पहला हमला कौन सा? 1000 ईस्वी में। कहां पर? सिंधु नदी के आसपास। उसके बाद फिर हम बात करेंगे 1001 के अंदर। किसकी बात करें हम? 1001 के अंदर की बात की जाए तो कहां पे अटैक होता है इसका? अटैक की अगर हम बात करें तो इसका अटैक होता है जी पंजाब पर। कहां पे होता है? पंजाब पे इसका अटैक होता है। और पंजाब का अगर शासक की बात की जाए तो शासक कौन है? जयपाल। कौन है पंजाब का शासक? पंजाब का शासक है जी जयपाल। और जयपाल पर अब अटैक होता है कब? 1001 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1001 ईस्वी के अंदर। अब जयपाल की यहाँ पे बात की जाए तो जयपाल यहाँ पे क्या हो जाता है? हार जाता है जी। जयपाल यहाँ पे क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। अब जयपाल यहाँ पे हार गया किससे? महमूद गजनवी से। किससे हार गया जी? महमूद गजनवी के। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? इंपॉर्टेंट हमले पढ़ रहे हैं। किसकी बात की जा रही है? महमूद गजनवी की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट हमले पढ़ रहे हैं। अब बात करें हम तो पंजाब के शासक जयपाल पर अटैक कर देता है कौन? महमूद गजनवी। कौन अटैक करता है जी? महमूद गजनवी अटैक कर देता है। और जैसे ही यहाँ पे अटैक करता है ये जयपाल फिर से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। फिर से मतलब क्या? पहले की अगर हम बात करें 86 से 97 तक की, तो जो इसके पिताजी थे महमूद गजनवी के कौन? सुबतगीन। सुबतगीन ने इसको क्या किया? पराजित किया। सुबतगीन ने इसकी क्या कर दी जी? हत्या कर दी। कब की? तो सॉरी, इसको पराजित किया 3 युद्धों में। लेकिन अब बारी किसकी आई? महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी ने भी इसको पराजित किया। तो जयपाल बेचारा परेशान हो जाता है, थोड़ा सोचता है कि यार पहले तो मैं पिताजी ने हराया, अब किसकी बारी? एक पुत्र की बारी। एक छोटे से बच्चे ने मुझे क्या कर दिया? हरा। बच्चा ये इसके मुकाबले तो अब बात की जाए जयपाल यहाँ पे जैसे ही पराजित होता है, शर्म के मारे जयपाल यहाँ पे क्या कर लेता है जी? जयपाल कर लेता है आत्महत्या। जयपाल क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। कब?
1001 के युद्ध में हारने के बाद, जैसे ही 1001 के युद्ध में हारा, किससे हारा? महमूद गजनवी से, तो शर्म के मारे इसने क्या कर ली जी? आत्महत्या कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1003 के अंदर और बात की जाए 1008 की, तो इंपोर्टेंट हमला फिर से आता है इसका, कौन सा? 1008 ईस्वी का। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1008 में के हमले से, जो छठा हमला है, पहला, दूसरा और छठा हमला। तो ये किस पे होता है? ये होता है जी पंजाब पर। किस पे किया जाता है? पंजाब पर किया जाता है। और पंजाब के अगर शासक की बात की जाए तो पंजाब का जो शासक है आनंद पाल। कौन है? आनंद पाल है। और आनंद पाल भी यहाँ पे क्या हो जाता है? हार जाता है जी। आनंद पाल से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। अब अगर बात की जाए तो पिताजी को भी हरा दिया, पुत्र को भी हरा दिया, ठीक है। जो महमूद गजनवी था 1008 में आनंद पाल पर अटैक करता है और आनंद पाल भी क्या हो जाता है जी? पराजित हो जाता है। अब इसके अलावा हम बात करें किसके? अगर चर्चा की जाए, आनंद पाल यहाँ पे पराजित, और 1008 में इसने योजना बनाई कि मैं अटैक करूं किस पे? थानेश्वर पर। और थानेश्वर कहां पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर ये पड़ता है। लेकिन यहां पे इसने क्या किया? विचार को मना कर दिया। यहां के विचार को इसने क्या किया कि जी नहीं, अभी मैं अटैक नहीं करूंगा। कहां पे? थानेश्वर पे। क्यों नहीं करेगा? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये इसलिए नहीं करेगा कि अब की जो परिस्थितियां है ये इसके विपरीत है, और हो सकता है ये जैसे ही अटैक करे तो अटैक के दौरान क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी पराजित हो सकता है। ये सोचकर महमूद गजनवी अटैक नहीं करता। तो महमूद गजनवी ने 1008 के सोमनाथ के मंदिर के अटैक को क्या कर दिया? इसके विचार को इसने त्याग दिया। अब बात की जाए 1014 के अंदर, किसकी बात की जाए जी? 1014 की अगर बात की जाए तो 1014 ईस्वी में ये क्या करता है? ये अटैक करता है जी किस पे? 1014 के अंदर ये अटैक करता है जी थानेश्वर। कहां पे करता है? थानेश्वर पर करता है। और थानेश्वर की अगर बात की जाए तो थानेश्वर कहां पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और इस पे क्या करता है? ये अटैक कर देता है। और जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करता है, कहां पे? थानेश्वर पर। और थानेश्वर से क्या करता है? चक्रा स्वामी की मूर्ति है। कौन सी? चक्रा स्वामी की एक मूर्ति है, उसको क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी की अगर बात की जाए किसकी बात कर रहे हैं? महमूद गजनवी की। तो ये जिसके रास्ते में जितने भी मंदिर आते हैं सारे मंदिरों को क्या करता है? ये तोड़ता हुआ चलता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक भी इसको कहा जाता है। अब थानेश्वर के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका हमला है, अगर उसकी बात की जाए तो वो हमला है इसका कौन सा? 1025 ईस्वी का हमला। कौन सा हमला है जी? 1025 का हमला है। एक 1025 में अब ये कहां पर अटैक करेगा? ये करेगा जी गुजरात के अंदर। कहां पर अटैक करता है? गुजरात के अंदर ये अटैक करता है। गुजरात अभियान चलाता है। और यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे एक मंदिर को लूटता है। क्या करता है? यहाँ पे एक मंदिर को लूटता है। मंदिर के नाम की अगर हम बात करें तो कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का
मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का जो मंदिर है उसको क्या करता है, ये लूटता है। कब? 1025 ईस्वी के अंदर। कब लूटता है जी? 1025 के अंदर इस मंदिर को लूटता है। बात की जाए गुजरात के शासक की, तो गुजरात का शासक कौन है? भीमदेव प्रथम। इसी को हम भीमदेव प्रताप, भीम प्रताप भी बोल देते हैं। तो भीमदेव प्रथम क्या है? गुजरात का शासक है, जो महमूद गजनवी को रोकने में क्या होता है? असफल होता है। क्या होता है जी? असफल ये हो जाता है। अब यहां पे भी महमूद गजनवी जीत जाता है। तो अब महमूद गजनवी क्या करेगा? जैसे ही इस मंदिर के अंदर अपनी एंट्री करता है, तो एंट्री करते ही देखता है कि यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे तो बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? धन दौलत है। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे धन दौलत है। इस कारण से महमूद गजनवी क्या करता है? अपने गजनी साम्राज्य से, अपने हिंदकुश के पहाड़ियों के पीछे जो गजनी साम्राज्य है उससे क्या करवाता है? 300 ऊंट मंगवाता है। कितने जी? 300 ऊंट मंगवाता है। किस लिए मंगवाए जाते हैं? ताकि जो यहाँ पे धन दौलत है इसको अपने देश लेके चल पड़े, इसको अपने साथ लेके चल पड़े। लेकिन बात की जाए, जैसे ही वो 300 ऊंट पंजाब में एंटर करते हैं तो पंजाब में पता चलता है कि ऐसे ऐसे महमूद गजनवी ने क्या किया है? वहां से चोरी की है, वहां से उस मंदिर को लूटा है। तो 300 ऊंट जब गए हुए हैं तो पंजाब में कुछ जाट बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? पंजाब की अगर हम बात करें इस टाइम की, तो पंजाब में क्या है? कुछ जाट हैं। पंजाब में कुछ जाट बैठे हुए हैं जी। और इन जाटों की बात की जाए तो ये जाट योजना बनाते हैं कि उस महमूद गजनवी ने अपने सारे देश को लूट लिया, सारे मंदिरों को लूट लिया, और आज ये इस मंदिर से इतना धन लेके जा रहा है जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं धन लेके जाने देंगे। अभी हम चलेंगे कहां पे? गुजरात के अंदर महमूद गजनवी को पराजित करेंगे और अपनी धन दौलत बचा लेंगे, अपना धन सारा का सारा बचा लेंगे। तो ये योजना जब बनाई, किसने? जाटों के द्वारा बनाई गई। तो जाटों ने विचार बनाया कि अब हम जाते हैं गुजरात में। गुजरात के लिए ये निकलने वाले ही थे, इकट्ठे हुए। तो जैसे ही इकट्ठे होकर निकलने वाले थे, इनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, और बुजुर्ग व्यक्ति जब इनसे पूछता है कि जी बात क्या है, आप वहां पे जा रहे हो? तो ये सारे बताते हैं कि हम गुजरात के अंदर जाएंगे, वहां पे महमूद गजनवी ने जो लूटपाट मचाई है उसका जो सारा धन था वो हम छीन लेंगे। उससे ये बात कहते हुए जाट जब आगे बढ़ ही रहे थे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उनको समझाता है, जी वहां पे आपका जाने का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है कि महमूद गजनवी को अपने देश जाना है, तो वो कहां से जाएगा? पंजाब से जाएगा। और जैसे ही वो पंजाब में एंटर करता है, पंजाब में एंट्री करते ही आप क्या कर लेना? उसको दबोच लेना। ये बात किसने बोली? बुजुर्ग व्यक्ति ने बोली। तो इन जाटों को ये बात समझ में आ जाती है कि जी ताऊ बात तो बता ही कर रहा है, इसकी मान लेते हैं। अब ताऊ ने जो बात इनको बताई तो ये वहीं पर डेरे डाल के बैठ जाते हैं कि आने दो महमूद गजनवी को, हम यहाँ पे आने के बाद उसको देखेंगे। और जैसे ही महमूद गजनवी भारत के, सॉरी पंजाब के अंदर प्रवेश करता है तो जाट एकदम से उस पर टूट पड़ते हैं और महमूद गजनवी को पराजित करते हैं। और यहाँ पे महमूद गजनवी को क्या करना पड़ता है? सारा धन दौलत सब कुछ छोड़ के यहीं पे भागना पड़ता है। और महमूद गजनवी अपनी जान बचाने के लिए हिंदकुश पहाड़ियों के पीछे खुरासान नामक जगह पर छिप जाते हैं। जाटों से इतना पीटा जाता है बेचारों को जाटों के द्वारा कि महमूद गजनवी को अपनी जान तक बचाना मुश्किल हो जाता है। वो महमूद गजनवी जो आज तक किसी से नहीं हारा, भारत में 17 हमले किए, लेकिन 16वें हमले के दौरान जैसे ही वो वापिस आ रहा था, हत्थे चढ़ा के उसको
जाटों के। और जैसे ही जाटों के हत्थे चढ़ा, जाटों ने दर्द बोचा और महमूद गजनवी अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब महमूद गजनवी सारे धन दौलत सब कुछ वहीं छोड़कर भाग जाता है और खुरासान में जान बचाता है अपनी। तो अब बात की जाए खुरासान की, तो वहां पे रहते हुए जीवन यापन कर रहा है, वहीं पर अब इसने विचार बना लिया कि जी अब मैं लूंगा बदला। अब इसने क्या योजना बनाई, बदला लेने की योजना बनाई। और बदला किसके द्वारा लिया जाएगा, तो बदला लेगा ये जाटों से। किससे बदला लेगा, जाटों से ये बदला लेगा। और 17वां अटैक करेगा, कौन सा 17वां अटैक करेगा, कहां पर, पंजाब पर। कहां पे करेगा जी, पंजाब पे 17वां हमला करेगा। और इसकी अगर बात की जाए तो इस 17वां हमले के अंदर कब हुआ 17वां हमला, 1027 के अंदर। और पंजाब में इसने क्या किया, निर्दोष जाटों की हत्या करवा दी। किसकी, निर्दोष जाटों की हत्या करवा दी। तो कितने निर्दोष जाट, लगभग 50,000 निर्दोष जाटों की क्या कर दी गई थी, हत्या करवा दी गई थी। किसके द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा। कब, 1027 के अंदर। तो 1030 के अंदर क्या हो जाती है जी, इसकी हो जाती है मृत्यु। 1030 के अंदर क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है किसकी, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी तो यहां पे नहीं रहे, महमूद गजनवी की तो क्या हो चुकी है जी, मृत्यु हो चुकी है। कब, 1023 में। तो अब हम बात करें आगे, अब पहला तुर्की हमले करने वाला जो गजनी वंश था उसका महमूद गजनवी की भी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। अब अगला शासक यहाँ पे कौन आएगा, अब बात यह आती है अगला शासक कौन आता है। अगला जो शासक आएगा वो आएगा गौरी वंश का। अब जो अगला मुसलमान भारत पे अटैक करेगा वो कौन होगा, वो होगा जी गौरी। तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी, गौरी वंश की। गौरी वंश के अगर संस्थापक की बात करें, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी क्या थे, इसके संस्थापक थे। कौन थे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी क्या थे, इसके संस्थापक थे। अब बात की जाए मोहम्मद गौरी की, किसकी हम यहां पे बात करेंगे, हम यहां पे बात करेंगे जी महमूद गौरी की। गौरी वंश की स्थापना की जाए की बात की जाए तो गौरी वंश की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1173 में। कब होती है, 1173 के अंदर गौरी वंश की स्थापना होती है। अब बात कर लेते हैं महमूद गौरी का भारत पर पहला अटैक कहां पे, 1175 में। कहां पे, 1175 में होता है। जगह कौन सी है, मुल्तान नामक जगह पर। कहां पे, मुल्तान पर नामक जगह पे क्या होती है, गौरी का पहला हमला होता है भारत का। कौन सा, 1175 का। अब मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अटैक क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या है कि मोहम्मद गौरी ने योजना बनाई है कि वो क्या करेगा, भारत से कोई धन दौलत नहीं लूटेगा। भारत से वो कोई धन दौलत लूटने वाला नहीं है। ये क्या करेगा, भारत में शासन कायम करेगा। ये विचार बनाया है किसने, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने विचार तो बना लिया किसका, कि भारत से धन दौलत नहीं लेके आएगा, शासन करना है। और मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान के अंदर जो शासन करने वाले थे वो कौन थे, अगर उनकी बात की जाए तो वो थे गजनी के वंशज। गजनी के वंशजों का एंड करना इसके लिए बहुत जरूरी था अगर इसको बाद में अपनी नींव डालनी है तो।
तो ये सोचकर 1175 में मुल्तान पे अटैक करता है और यहाँ पे हो जाता है विजय। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे आपको टीचर बताएंगे, बहुत सारी आपको बुकें भी बताएंगी कि महमूद गजनवी यहाँ पे क्या हुआ था, हारा। लेकिन हारा नहीं था, महमूद गजनवी जीता था। अब बात करें हम 1178 की, किसकी बात करें हम 1178 की, गुजरात हमला, गुजरात अभियान की बात करें तो यहाँ का शासक कौन है, यहाँ का शासक है जी भीमदेव द्वितीय। पहले प्रथम था गजनी के टाइम पे, अब कौन आ चुका है, भीमदेव द्वितीय आ चुका है। और यहाँ पे मोहम्मद गोरी जब अटैक करता है गुजरात पे तो भीमदेव के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। अब महमूद गोरी ने इसको क्या कर दिया जी, पराजित कर दिया। और यही से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, गोरी की भारत में पहली हार, गोरी की भारत में पहली हार, क्या क्वेश्चन बना, गोरी की भारत में पहली हार। तो इसकी अगर बात की जाए तो गोरी की भारत में पहली हार कौन सी थी, ये थी जी गुजरात अभियान वाली, कौन सी थी, गुजरात अभियान की। किससे पराजित होता है, ये पराजित होता है जी भीमदेव द्वितीय से। तो यहाँ पे पराजित होकर बेचारा वापिस लौट जाता है और फिर कोशिश करता है ये 2-3 बार भारत पे अटैक करने की। तो पूछा जाए मोहम्मद गोरी का भारत में पहला अटैक 1176 में कहां पर, मुल्तान के अंदर। फिर बात की जाए मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार, तो पहली हार की अगर बात की जाए तो कौन सी थी, ये थी गुजरात वाली। किससे पराजित होता है, भीमदेव द्वितीय से क्या हो जाता है, ये पराजित हो जाता है। उसके बाद बात की जाए 1190 की जी, कब की बात की जाए, 1190 की अगर बात की जाए तो जो महमूद गोरी है ये अधिकार कर लेता है जी किस पे, सरहिंद पे। किस पे अधिकार करता है जी, सरहिंद पे ये क्या करता है, अधिकार कर लेता है जी कौन, महमूद गोरी। अब सरहिंद पे इसका अधिकार हो चुका है, तो सरहिंद पे अधिकार होने के बाद अब बात की जाए किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। किसकी बात की जाए जी, पृथ्वीराज चौहान की। अब पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि ये बंदा सरहिंद तक आ चुका है, कहां तक आ चुका है, इससे पहले इसका पंजाब पर भी क्या, पंजाब और सियालकोट पर क्या कर चुका है, ये अधिकार कर चुका है, अब सरहिंद पे अधिकार कर चुका है। और अब पृथ्वीराज चौहान सोचता है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस टाइम पे शासक है चौहान वंश का, तो इसने सोचा कि सरहिंद पे इसका अधिकार है, अब ये कोशिश करेगा किसकी तरफ बढ़ने की, दिल्ली की तरफ बढ़ने की। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान इसको रोकने के लिए क्या कर लेता है, आगे बढ़ जाता है और उधर से जो महमूद गोरी है, जो मोहम्मद गोरी है, ये दिल्ली की तरफ कूच कर लेता है। और दोनों का जो आमना सामना होता है वो कहां पे होता है जी, वो होता है तराइन के मैदान में। कहां पे होता है, तराइन के मैदान में होता है। और एक अटैक होता है जी, क्या होता है, एक अटैक होता है, यहाँ पे एक युद्ध होता है इन दोनों के बीच, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, तराइन के
प्रथम युद्ध के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ट्राइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। कब हुआ? 1191 में। किस किस के बीच हुआ? महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच ये युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध की अगर हम बात करें 1191 के ट्राइन के प्रथम युद्ध में विजित कौन हो जाता है? विजित यहां पर अगर हम बात करें, विजित होता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान यहां पे क्या हो जाता है जी? जीत जाता है। और बात करें फिर हम अगले ही साल एक युद्ध फिर होता है, कौन सा? ट्राइन का दूसरा युद्ध। कब होता है? ये होता है जी 1192 में। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें विजित कौन होता है? अगर इसकी बात की जाएगी, इसमें विजित होता है जी महमूद गौरी। तो मोहम्मद गौरी पहले युद्ध में आ जाता है, ट्राइन के प्रथम युद्ध में, और ट्राइन के दूसरे युद्ध में क्या हो जाता है जी? ये जीत जाता है। अब इसकी बात करें, हम आगे बढ़े। अब यहां पे अगर देखें कारण कि ऐसा क्यों हुआ, एक साल में इस महमूद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने ऐसा क्या कर लिया कि ये इतने बड़े शासक, इतने प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान को बना देता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? स्वयं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब ये क्यों है? तो इसकी अगर बात की जाए तो इस टाइम पे भारत के अंदर जो शक्तियां हैं कौन कौन सी हैं? पृथ्वीराज चौहान, कौन सी है? पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव द्वितीय। और तीसरी अगर हम बात करें जयचंद। तीन शक्तियां हैं, तीन पावरफुल शासक या तीनों बलिष्ठ मित्र हैं। अब बात की जाए जयचंद की। जयचंद की क्या है? जयचंद की एक पुत्री है, नाम क्या है? संयुक्ता देवी। इसी को संयोगिता भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? संयोगिता भी बोलते हैं। तो अब बात करें जी संयुक्ता देवी की। संयुक्ता देवी क्या करती है? इस पे अगर बात करें हम, तो जो संयुक्ता देवी है, संयुक्ता देवी ने जी नई नई प्रस्तुति है जी, देख लीजिए। अब 12th क्लास पास की है और एडमिशन ले लिया जी कहां पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और दिल्ली पे जो कार्यभार संभाल रहा है अजमेर और दिल्ली का, वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। तो हुआ क्या, एक बार जो पृथ्वीराज चौहान है, इसने विचार किया कि जी मैं क्या करता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में देख के आता हूँ टीचर वगैरह पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, काम अच्छे से चल रहा है, पढ़ाई वगैरह अच्छे से हो रही है। तो देखने के लिए जैसे ही पृथ्वीराज चौहान दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात होती है किससे? संयोगिता देवी से। संयोगिता से मिलकर ये बड़ा ही अच्छा फील करता है और संयोगिता है जो इसको मन ही मन क्या करने लग जाती है जी? प्रेम करने लग जाती है। अब संयोगिता को इससे प्रेम हो जाता है। और अब बात की जाए जो पृथ्वीराज चौहान है, ये भी कहीं ना कहीं इसको प्रेम करता था। तो अब बात की जाए पृथ्वीराज चौहान इसका पता करवाते हैं जी, पर पता करके आओ ये महारानी कौन है। तो पता करवाने के बाद पता चलता है कि ये तो जयचंद की पुत्री है। तो अब जैसे ही इस बात का पता चला तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि जी नहीं छोड़ो,
मैं नहीं अब आगे बढ़ा रहा, अपने प्रेम को यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि जयचंद तो मेरा अच्छा मित्र है। अगर इस बात का जयचंद को पता लग गया तो जयचंद क्या हो जाएगा, मुझसे रूठ जाएगा जी, मेरा बुरा मान जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बात करें संयुक्ता देवी मानने वाली नहीं थी, तो जब जयचंद को इस बात का पता चला तो जयचंद क्या करता है, संयुक्ता देवी का स्वयंवर रचवाता है। क्या करवाता है, संयुक्ता देवी का स्वयंवर रचवाता है। कौन, जयचंद। अब जयचंद ने क्या किया, स्वयंवर रचवा दिया, किसका, संयुक्ता देवी का। अब जैसे ही इसका स्वयंवर रचवाया जाता है संयुक्ता देवी का, तो यहाँ पे जयचंद क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता और भीमदेव द्वितीय को बुला लेता है। लेकिन नहीं बुलाता, चलो ठीक है, पृथ्वीराज चौहान फिर भी फील नहीं करता, लेकिन जयचंद है जो ये क्या करता है, इस पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाता है, एक स्टैचू इसका बनवाता है। और उस स्टैचू को कहां पे रखवाता है, उस स्टैचू को रखवाता है जी दरवाजे पर। दरवाजे पे क्यों रखवाया, क्योंकि जो भी राजा महाराजा आएंगे वो क्या करेंगे, यहां पे आने के बाद इसकी मूर्ति के सामने क्या करेंगे, वो अपने सारे के सारे जूते निकालेंगे, जिससे क्या होगी, पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती होगी। तो ये सोचकर इसने ये सब ड्रामा रचा, किसने, जयचंद ने। लेकिन अब बात करें हम आगे होता क्या है, कहानी में कुछ अलग ही मोड़ आता है। वो किस प्रकार से आया, तो हम बात करें, यहाँ पे संयुक्ता देवी देखती है कि पृथ्वीराज चौहान तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ भीमदेव जो संयुक्ता को देखता है और देखता है कि पृथ्वीराज चौहान नहीं है, तो भीमदेव भी बड़ा खुश है कि अब तो तेरा नंबर है, क्योंकि तू ही प्रतापी है, तेरी ही इससे क्या होगी, शादी होगी। लेकिन संयुक्ता देवी कुछ अलग ही करती है। संयुक्ता देवी जब पृथ्वीराज चौहान को दरबार में नहीं देखती है, तो ये संयुक्ता देवी इस मूर्ति पर ही क्या कर देती है जी, अपनी माला डाल देती है और इस मूर्ति से ही क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। अब मूर्ति से ही शादी कर ली किसने, संयोगिता देवी ने, संयोगिता भी बोलती है इसको। तो शादी होने के बाद अब पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि संयुक्ता ने ऐसे ऐसे कर दिया, वो तो तेरे प्रेम में इतनी पागल हो रखी है कि उसने तो मूर्ति से ही क्या कर ली, शादी कर ली। तो इतना देखकर पृथ्वीराज चौहान से भी रुका नहीं गया, और पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, ये भागा जाता है किसके पास, जयचंद के पास। जयचंद पर अटैक करता है, और जयचंद की जो पुत्री है वो कौन है, संयोगिता देवी। इसको जाकर क्या कर लेता है जी, उठा लेता है। क्या करता है, इसको उठा लेता है। जैसे ही संयोगिता देवी को उठा ले जाता है पृथ्वीराज चौहान, तो यहां पर क्या होता है, यहां पे जो जयचंद है वो दुश्मन बन जाता है, किसका, पृथ्वीराज चौहान का। तीन दुश्मन थे, तीन दोस्त थे, तीन में से दो क्या हो गए, दुश्मन हो गए। जयचंद पृथ्वीराज चौहान से क्या करने लग जाता है, नफरत करने लग जाता है, और अब ये विचार करता है कि मैं किस प्रकार से बदला लूं, किससे, पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन इसको पता है अगर तूने अटैक कर दिया तो क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे मार डालेगा। तो जयचंद यहाँ पे बेचारा कुछ नहीं कर पाता। बात करें भीमदेव की, भीमदेव खुश था कि पृथ्वीराज चौहान नहीं है, शादी होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही मंजूर हुआ। तो भीमदेव एक बार तो सोचता है कि पृथ्वीराज चौहान का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर सोचता है कि चल कोई नहीं, हमें तो और मिल जाएंगे। ये विचार बनाकर भीमदेव भी क्या करता है, अपने दिल में पत्थर रख लेता है और ये आगे बढ़ता है। तो बात करें हम भीमदेव की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, भीमदेव की बात कर रहे हैं। भीमदेव एक बार घूमने फिरने के लिए जाता है जी, कहां, पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर ये घूमने फिरने के लिए गया भीमदेव। पंजाब में जाकर क्या करता है, ये एक लड़की को देखता है और अब सोचता है कि मैं भी क्या करूंगा,
इस लड़की से शादी करूंगा, और जाते ही इस लड़की को प्रपोज कर देता है, किसके लिए? शादी के लिए। लेकिन बात करें हम इस लड़की की, ये लड़की मना कर देती है कि जी नहीं भाई साहब, मैं आपसे शादी करने वाली हूँ। यहाँ पर ये भीमदेव इससे शादी करने के सपने देखता है, लेकिन लड़की उन्हें प्यार से कहती है कि नहीं भाई साहब, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। तो भीमदेव का दिल सा टूट जाता है, उससे पूछता है कि बहन बता दे किससे शादी करेंगे। तो जब ये बताती है लड़की कि जी मैं तो है ना पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती हूँ। किसको पसंद करती है? पृथ्वीराज चौहान को। वो पृथ्वीराज चौहान जो एक बार पहले भीमदेव का दिल तोड़ चुका है, एक बार पहले भीमदेव ने सपने देखे थे सुयोगिता से शादी करने के, लेकिन पूरे नहीं हुए। एक बार आज फिर इसने सपने देखे शादी के, लेकिन आज भी पृथ्वीराज चौहान की वजह से पूरे नहीं हुए। तो इसने विचार किया कि अगर पृथ्वीराज चौहान का कुछ नहीं किया तो मैं तो कुंवारा ही मर जाऊंगा, ऐसे तो मेरी शादी ही नहीं होगी। अब भीमदेव भी चाहता है कि पृथ्वीराज चौहान का कुछ किया जाए, और जयचंद भी चाहता है पृथ्वीराज चौहान का कुछ किया जाए। अब कर क्या सकते हैं? दोनों मिलकर भी पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं कर सकते। तो दोनों सोचते हैं और विचार लगाते हैं कि अगर पृथ्वीराज चौहान को कोई पराजित कर सकता है, कोई अड़ सकता है, कोई हरा सकता है, तो वो है मोहम्मद गोरी। तो ये मोहम्मद गोरी को क्या कर देते हैं? दोनों के दोनों पत्थर लिख देते हैं जी। किस चीज का पत्थर लिखते हैं? उसको बोलते हैं कि भाई तू आजा भारत में और पृथ्वीराज चौहान पे अटैक कर दे, पृथ्वीराज चौहान की तू हत्या कर दे, हम तुझे क्या करेंगे? भरपूर मात्रा में धन देंगे, दौलत देंगे। अब ये बात सोची कि इन्होंने इन दोनों ने और इनविटेशन दे दिया, किसको? महमूद गोरी को। अब मोहम्मद गोरी को क्या है कि उसको क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। वो चाहता है कि मैं क्या करूंगा, पृथ्वीराज चौहान को हरा दूंगा और उसके बाद ये पे अधिकार कर लूंगा। ये सोचकर महमूद गोरी ने क्या किया था? हामी कर ली कि चलो ठीक है, 1192 के युद्ध में दोबारा से हो जाता है और दोनों के बीच युद्ध होता है, त्रायण काल होती है युद्ध। त्रायण के द्वितीय युद्ध में पराजित कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान। क्यों? क्योंकि इस वजह से अब गोरी को बुलाया, किसने था? भीमदेव को। जयचंद ने क्या देकर? लालच देकर कि हम आप दोनों को क्या करेंगे? हम आप दोनों आपकी सहायता करेंगे। किसको पराजित करने के लिए? पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन बात की जाए यहां पर हुआ क्या? घटना यहां पर क्या घटती है? ये दोनों व्यक्ति हैं जो जयचंद और भीमदेव है, ये दोनों धोखा कर देते हैं किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। और गोरी पहुंच जाता है त्रायण के मैदान में। अब देखता है कि ये दोनों आएंगे जी, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आए। वेट किया लेकिन ये तो आए नहीं। पृथ्वीराज चौहान मैदान में पहुंच जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान जैसे ही मैदान में पहुंचता है, गोरी को लगता है कि अब तू नहीं बचेगा, वो तेरी सहायता के लिए नहीं आए। तो गोरी क्या करता है? गोरी टाइम मांग लेता है किससे? पृथ्वीराज चौहान से कि जी महाराज मुझे ना 1 महीने का टाइम दे दीजिए, हमारे अब नमाज चल रही है, नमाज अदा करते हैं, 1 महीने के बाद युद्ध करेंगे, नमाज के दौरान हम युद्ध नहीं कर सकते। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि भाई तुझे पीटना है, तू या तो आज पीट ले या 1 महीने के बाद पीट ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान उसको 1 महीने की मोहलत दे देता है। और पृथ्वीराज चौहान की अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे सोचता है, सोचते सोचते ज्यादा सोच लेते, ये सोचता है कि मैं अगर अब दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली से फिर वापस आऊंगा, मेरा तो 1 महीना वेस्ट हो जाएगा आने जाने में, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं काम करता हूँ, अपने नई नवेली दुल्हन सुयोगिता देवी को यहीं पे बुला लेता हूँ। तो सुयोगिता देवी को त्रायण के मैदान में बुलाया जाता है और सुयोगिता देवी को कहता है कि मैडम 1 महीने का टाइम है हमारे पास, 1 महीना हम मौज मस्ती करेंगे, उसके बाद मोहम्मद गोरी का काम सेट करते हैं। तो सुयोगिता बोली महाराज कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो अब इन्होंने मौज मस्ती जैसे ही करनी स्टार्ट की, उधर से सेना ने मौज मस्ती स्टार्ट कर दी। वो पीने खाने में मशहूर है, उस साइड राजा पीने खाने में मशहूर है और यहाँ पर वेट कर रहे हैं गोरी। अब गोरी को लगा कि सारे के सारे क्या हो चुके हैं, बीजी हो चुके हैं, सारे सैनिक नशा कर चुके हैं और पृथ्वीराज चौहान कुछ अलग ही नशा करके बैठा हुआ है। अगर अब मैं इन पे अटैक कर सकता हूँ, कर दूं तो क्या हो जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा। और अब मोहम्मद गोरी क्या करेगा, पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करता है और इसे
गिरफ्तार कर लेता है, कैद कर लेता है, कैद करके इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो तराइन के दूसरे युद्ध में कौन पराजित होता है जी, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरी लड़ाई में तराइन के दूसरे मैदान के अंदर कौन जीता, गोरी जीता। और 1193 के अंदर बात करें हम, 1193 के अंदर क्या होता है, दिल्ली बनती है जी राजधानी। क्या बनती है, दिल्ली बनती है जी राजधानी। और अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली के रास्ते खुल गए थे। तो वो युद्ध कौन सा था, वो था तराइन का दूसरा युद्ध। और उसके बाद 1193 में क्या बनाई थी इसने, अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये था छोटा सा मोहम्मद गोरी। इसके बाद और भी कुछ फैक्ट रहते हैं, फटाफट से आज हम मोहम्मद गोरी को भी कंप्लीट करेंगे, गजनी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहां पे बात की जाए किसकी, अब आगे बढ़ा जाए और चर्चा की जाए, किस पे की जाए चर्चा, हम यहां पे चर्चा करते हैं। 93 में क्या बनती है, राजधानी बनती है। और अब गोरी चाहता है क्या, बदला लेना, किससे, इन दोनों से बदला लेगा। और 1194 में क्या होता है, एक युद्ध होता है, कौन सा, चंदावर का। कौन सा युद्ध होता है जी, चंदावर का एक युद्ध होता है कब, 1194 में। किसके बीच हुआ, तो ये हुआ था जी कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच। कुतुबुद्दीन कौन है, मोहम्मद गोरी का सेनापति है। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो आगे चलकर क्या करेगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए, और दूसरी तरफ कौन है, जयचंद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जयचंद को पराजित कर देता है, और पराजित करके जयचंद की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध होता है कुतुबुद्दीन ऐबक और जयचंद के बीच। इस युद्ध में पराजित कौन होता है, इस युद्ध में पराजित होता है जी जयचंद। कौन पराजित होता है, जयचंद पराजित होता है। और पराजित होने के बाद जयचंद की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा हत्या कर दी जाती है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद फिर बात की जाए 1198 की, किसकी बात की जाए, 1198 की। आप पीछे से एक मूवी आई थी, तो मूवी आई थी बॉलीवुड की थी, 2017-18 के राउंड फिगर आई थी, 18 में आई हुई शायद, टाइगर अभी जिंदा है। आपने डायलॉग सुना होगा, टाइगर अभी जिंदा है। तो वही टाइगर यहाँ पे आता है जी। वो टाइगर कौन है, वो है जी बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी की अगर हम बात करें, तो बख्तियार खिलजी वो शख्स है जो क्या करता है, मोहम्मद गोरी को भारत की जानकारी देता है। इसी का जानकारी को आधार मानकर मोहम्मद गोरी ने योजना बनाई थी कि मैं भारत से धन दौलत नहीं लेके आऊंगा जी, भारत पे तो क्या करूंगा, सत्ता कायम करूंगा। इसी बख्तियार के खिलजी के कहने से ये कार्य हुए थे। इसी बख्तियार के खिलजी के साथ पहला और दूसरा गुजरात का अभियान किया, इसी के साथ सरहिंद का अभियान किया, और इसी के साथ तराइन का प्रथम अभियान चलाया था। लेकिन तराइन के प्रथम मैदान में क्या हुआ था, ये प्रथम युद्ध के अंदर मरते मरते ये बचा। तो जैसे ही तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जब मोहम्मद गोरी इसको बोलता है चलो चलते हैं हम इंडिया चलेंगे, पृथ्वीराज चौहान का आपके बार काम सेट कर देंगे। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे मना कर देता है, सॉरी बख्तियार खिलजी यहाँ पे मना कर देता है कि जी नहीं, आपको तो मरना है, आप हमें मत लो, मैं नहीं जा रहा आपके साथ।
तो ये इसने सोचा और ये सोचकर इसने क्या किया वो बात करते हैं। इसने यहां पे ये सोचा और चल पड़ा किसके लिए, सॉरी बख्तियार खिलजी ने जब मना कर दिया तो इसका फायदा किसने उठाया जी, इसका फायदा उठाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 के तराइन के मैदान में सहयोग करता है किसका, मोहम्मद गोरी का। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को मना कर, सॉरी आप जो थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया फुटबॉल में से, इधर से उधर हो गया। तो चलो क्वेश्चन आते हैं। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी था। सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का तो बख्तियार खिलजी मना कर चुका है। अब जब लगा बख्तियार खिलजी को कि 1194 के युद्ध में भी जीत चुके हैं, 1192 के युद्ध में भी जीत चुके हैं और दिल्ली को राजधानी भी बना चुके हैं, तो अब क्या है, अब मेरा चलना क्या होगा, अच्छा होगा। अब मैं भी क्या चलता हूं, भारत की तरफ बढ़ता हूं। ये सोचे बख्तियार खिलजी ने और नारे लगाते हुए आता है कि टाइगर अभी जिंदा है। अब टाइगर अभी जिंदा है, दिखाना तो है, कूदो करना है। तो ये क्या करता है, ये आता है कहां से, पाकिस्तान से। कहां से आता है, पाकिस्तान से होता हुआ भारत में एंटर करेगा। और पाकिस्तान में एक विश्वविद्यालय कौन सा, तक्षशिला, कौन सा है, तक्षशिला है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को क्या करता है, पाकिस्तान में आके नष्ट करता है। और क्वेश्चन पूछा जाए तक्षशिला वर्तमान में कहां है, तक्षशिला जैसा भी है टूटा फूटा, वर्तमान में कहां पे है, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले के अंदर है। कहां पे, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले के अंदर क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये बख्तियार खिलजी आगे बढ़ा और कहां पे आया, गुजरात के अंदर। गुजरात में क्या करता है, भीमदेव जो द्वितीय है इसके क्या करता है, ये हत्या करता है। और इसके बाद बख्तियार खिलजी की अगर हम बात करें किसकी तरफ बढ़ता है, ये बिहार की तरफ बढ़ता है। तो बिहार में क्या करता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको भी क्या करता है, नष्ट करता है। तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक कौन सा है, तो नष्ट करने वाला शासक कौन है, बख्तियार खिलजी। भीमदेव की हत्या 1198 में किसके द्वारा की गई, बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई। अब बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां से, क्वेश्चन ये बनेगा कि मोहम्मद गोरी का भारत में आखिरी अभियान कौन सा था। मोहम्मद गोरी का भारत में आखिरी अभियान कौन सा था। अगर इसकी बात की जाए तो मोहम्मद गोरी का भारत में आखिरी अभियान था 1206 का और खोखर जाति के खिलाफ। किसके खिलाफ था जी, खोखर जाति के खिलाफ 1206 का अभियान था मोहम्मद गोरी का भारत में आखिरी अभियान खोखर जाति के खिलाफ। और फिर ये क्या करता है, अपने देश जाने का विचार करता है और भारतवर्ष का जो जीते हुए प्रांत है कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के हवाले छोड़ने के लिए कहां छोड़ के निकल पड़ता है अपने देश के लिए। और जैसे ही ये जैसे ये एंट्री करता है कहां पे, पंजाब के अंदर। तो पंजाब में जैसे ही ये एंट्री करता है, पंजाब में एंट्री के बाद होता क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो पंजाब में ही 1206 में जाटों के द्वारा इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो हत्या कर दी जाती है कब, 1206 में। और मोहम्मद गोरी के एंड के साथ ही, मोहम्मद गोरी की हत्या के साथ ही क्या हो जाती है, इस वंश की समाप्ति हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए, जो सेनापति था किसका, मोहम्मद गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा, 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की क्या कर देगा, स्थापना कर देगा। किसकी स्थापना करता है,
दिल्ली सल्तनत की ये स्थापना कर देता है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा। इन दोनों के गजनवी और गोरी वंश को आज हमने कंप्लीट किया इस क्लास के अंदर। सारा का सारा डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है और हमने सिर्फ आज पॉइंट टू पॉइंट बात की है। तो ये वो क्वेश्चन है जो अब कंप्लीट अगर बात की जाए करंट में जो चले हुए हैं रेलवे एंड डीपीसी, उनमें भी क्या है क्वेश्चन हर बार रिपीट होते आ रहे हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं। तो एक बार आप फटाफट से अपने दोस्तों को बता दीजिए करिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब से रेगुलर हमारी क्लास होगी मंडे टू सैटरडे, बीच में कोई ऑफ नहीं होगा किसी भी टाइम। डेली जो टाइम है उसी टाइम पर डेली हमारी क्लासेज अभी शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। आज हमने सिर्फ मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में।